नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट को सेंटर ने उसकी एक प्रकार से हैसियत बता ही दी। मैं आपको बहुत समय से कहता आ रहा था कि ये जो कंटेम्प्ट पिटिशन चलाते हैं कि कॉलेजियम का नाम चला गया और उसको क्लियर नहीं किया गया और उसमें लॉ मिनिस्ट्री के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ले लेते हैं, तो आप इस कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग से डरते क्यों हैं? और यही इस बार हो रहा था कि जैसा कि सदैव होता है कि प्रेशर बनाने के लिए, मीडिया ट्रायल कराने के लिए, मीडिया को एक्टिवेट करने के लिए, अपने पंचमक्कार गैंग्स को एक्टिवेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने किसी चहेते से कंटेम्प्ट ऑफ पिटिशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन लगवा देती है, ये कहते हुए कि साहब कि हमारे जो नाम भेजे गए थे उनको क्लियर नहीं किया गया, इससे जो है कंटेम्प्ट हो रही है। यानी कि एक एग्जीक्यूटिव एक्शन पहले लिया जाता है, फिर उस एग्जीक्यूटिव एक्शन का पालन करवाने के लिए पिटिशन डाली जाती है और फिर बाद में कंटेम्प्ट की पिटिशन डाली जाती है। बिल्कुल वही बात है कि अपने इंटरेस्ट में किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ये खुला खेल फर्रुखाबादी बहुत समय से चल रहा था। अब कल जो हुआ वो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि यह है सेंटर और जुडिशरी के संबंधों में एक स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य कार्य हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये समझ में आ गया कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गीदड़ भक्की ये देते रहते हैं सरकार को, अब सरकार उससे डरने वाली नहीं है। ये लगातार देख रहे हैं हम कि जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन डाली थी उस समय पर पहले तो नए लॉ मिनिस्टर को लाया गया, नए लॉ मिनिस्टर ने लगातार बयान देने आरंभ किए कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध। उन बयानों के विरोध में कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेंच पे बैठकर, बेंच के बाहर उन्होंने अपनी नाराज़गी बताई। उससे कोई असर नहीं पड़ा, और न केवल नहीं असर पड़ा अपितु जो वाइस प्रेसिडेंट बने, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, जगदीप धनखड़, उन्होंने आते ही बैंड बजानी शुरू कर दी। हमारी न्यायपालिका की बैंड कुछ इस तरह से बजाई कि जब उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसमें ये बोल दिया कि इस प्रकार के कहीं भी किसी भी देश में इस तरह से नहीं होता कि जुडिशरी जो है वो स्वयं के लोग अपॉइंट करे। उसके बाद फिर बेंच की तरफ से कहा गया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बेंच की ऐसी तैसी करते हुए राज्यसभा में जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया उस दिन उसी चीज़ को फिर राज्यसभा के पटल से फिर बोल दिया। अब कर लो तुम कंटेम्प्ट के, राज्यसभा में बोली हुई वैसे भी कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं ले सकता कोर्ट, और राज्यसभा में बोली हुई बात जो है वो रिकॉर्ड पर रहती है लगातार सदैव। तो उन्होंने एक तरह से खुली चुनौती दे दी कि तुम्हारी जो मर्जी हो वो करके दिखा दो। तो जब वाइस प्रेसिडेंट जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ओर से जब ये बयान आ गया तो मुझे साफ लगने लगा था कि अब ये जो कार्यक्रम चल रहा है भाई भतीजावाद का, अंकल जजेस का, अंकल जजेस के बाद बेटा जजेस का, बेटी जजेस का, ये सारा जो कार्यक्रम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगना स्वाभाविक है। तो अब क्या स्थिति बनी है, ये स्थिति जो है वो अत्यंत रोचक बनी है। कल जो बात हो रही थी वो ये कह रही थी कि साहब ये क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था ये क्या हो रहा है, हमने ये लॉ ले डाउन किया है कि कॉलेजियम जो है वो रिकमेंडेशन भेजेगा, और कॉलेजियम का रिकमेंडेशन सरकार एक बार लौटा सकती है और दूसरी बार जो ये कॉलेजियम का रिकमेंडेशन जाएगा वो उसको फिर वो उन्हें करना पड़ेगा। अब इसमें ये भी है कि पहले भी इस तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं कि के.जी. बालाकृष्णन हुआ करते थे, जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो बालाकृष्णन नहीं, प्रेसिडेंट जो थे, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, तो उन्होंने इनके रिकमेंडेशन अपनी जेब में रख लिए, पॉकेट वीटो लगा दिया, कहते हैं कि जब तक के.जी. बालाकृष्णन का नाम नहीं आएगा जो मेरे खासुल खास हैं, तब तक मैं कोई भी रिकमेंडेशन क्लियर ही नहीं करूँगा, साइन ही नहीं करूँगा। कर लो तुम कुछ, तुम्हारे बनाए हुए लॉ में जिसमें तुमने
कंसल्टेशन को कंकरेंस बता दिया, जो कि संविधान सभा में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि ये कंकरेंस नहीं हो सकता। उसके बाद भी तुमने संविधान सभा के विरुद्ध जाकर इसको मनमाने तरीके से पहले तो बता दिया कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, और उसके बाद फिर जो है वो कलेजियम सिस्टम बना दिया, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, एसपी गुप्ता केस, इनको सबको लगा के तो उन्होंने होल्ड कर लिया नाम ही। तब इनको मजबूरी में केजी बालाकृष्णन का नाम भेजना पड़ा, और केजी बालाकृष्णन का नाम जब भेजा गया तब जाके उन्होंने क्लियर किया। तो ये आप दिखा सकते हैं कि यदि इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब सरकार जो है वो इच्छा शक्ति प्रदर्शित कर रही है, और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार हो रहा है। इन्होंने जानबूझ के एक ऐसे जज का नाम भेजा, बीएन कृपाल। ये बीएन कृपाल जो है, इसको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए नाम इन्होंने 2018 से भेजना आरंभ किया था। यदि 2018 में बन जाता तो इसको ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाते, और सुप्रीम कोर्ट में न केवल ले जाते हैं, उसको जो है वो सीजेआई बनाने का प्रयास करते। ये जज जो है ये गे है। चलिए, गे की कोई बात नहीं, आजकल तो क्योंकि सारा मामला ही वोक का चल रहा है, वोक के साथ साथ ये भी चल रहा है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हार्वर्ड लॉ स्कूल ने ग्लोबल लीगल लीडरशिप के लिए आज ही पुरस्कृत भी कर दिया है। तो अब तो जो हार्वर्ड का वोक एजेंडा है उसको चलाने के लिए उनको पुरस्कार भी मिल गया। ऐसी स्थिति में एक इस प्रकार के जज का एलिवेट होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। लेकिन बीएन कृपाल के साथ समस्या ये है कि आईबी बार बार लिख रही है कि यही उनका जो गे पार्टनर है वो एक फॉरेनर है। तो बीएन कृपाल साहब के साथ समस्या ये थी कि न केवल उनका पार्टनर गे पार्टनर था, लेकिन उनका पार्टनर जो था वो एक विदेशी था, बल्कि है उनका जो पार्टनर है वो विदेशी है, और वो विदेशी जो है वो आईबी की दृष्टि में संदिग्ध है। लेकिन उसके बाद भी ये एक, जिसको हम कहते हैं मैसेज देने के लिए, संदेशा देने के लिए कि देखिए साहब हम इतने गे फ्रेंडली हैं, हम ज़बरदस्ती एक गे को बनाएंगे। इसके पहले भी प्रयास हो चुका था, और इसके पहले जो प्रयास हो चुका था तो वो पहले फेल कर दिया सरकार ने, इस बार फिर इन्होंने प्रयास किया। अब आप इस तरह के व्यक्तियों को, संदिग्ध चरित्र के व्यक्तियों को बनाना ही क्यों चाहते हैं? ये जो संदेशा देना है ये प्राइवेट क्लब का भाई भतीजावाद वाला, आपके जो फेवरेट्स हैं उनको करने वाला, अब इसके दिन लद चुके हैं। अब पूरी की पूरी सरकार जो है वो चल रही है पारदर्शिता से, सारे अपॉइंटमेंट्स पारदर्शिता से हो रहे हैं। आप लोग स्वयं कहते हैं कि साहब की सीबीआई पारदर्शिता से करो, विजिलेंस कमिश्नर पारदर्शिता से करो, खुद उसमें सीजेआई बैठ जाते हैं जाके, और इसके लेकिन जब जजेस की बात आती है तब कहते हैं नहीं नहीं, जो हमने कहा वो फाइनल है। अब सरकार ने क्या किया इस बार, उन्होंने जो नाम वापस लौटाए, 22 नाम वापस लौटाए। 22 नाम में से कुछ नाम जो थे वो पहली बार भेजे गए थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बना रखा है, कहता है कि दिस इज लॉ लेड डाउन बाय अस। आप कौन होते हैं भाई लॉ बनाने वाले? लॉ लेड डाउन बाय अस। आर्टिकल 142 का मतलब ये नहीं है कि आपको लीगल, आपको पावर मिल गई है लॉ लेजिस्लेट करने की। खैर, तो इसमें से कुछ नाम तो थे ऐसे जो पहली बार भेजे गए थे, जो वापस आए उनमें, तो वो तो इनके द्वारा जो लॉ लेट डाउन किया गया उसके अनुसार वापस किए जा सकते हैं। लेकिन कई नाम ऐसे थे जो दूसरी बार भेजे गए थे, उसको भी वापस कर दिया सरकार ने, नहीं करते। कुछ नाम ऐसे थे जो तीसरी बार भेजे गए थे, उसको भी वापस कर दिया, नहीं करते। अब आप क्या कर लोगे? कंटेम्प्ट पिटिशन में कल इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इन्होंने कहा साहब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो कॉलेजियम ही फैसला लेगा। तो कॉलेजियम तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो क्या फैसला लेगा कंटेम्प्ट का? मतलब अंधा बांटे रेवड़ी, फिर खुद को दे, खुद ही फैसला करो, उसके बाद फिर दूसरे से लगवा दो पिटिशन कि साहब की ये देर हो रही है इसमें, उसके बाद फिर कहो कि साहब की ये नाम क्लियर नहीं हुए, कंटेम्प्ट की जाए। किसकी कंटेम्प्ट करोगे भाई? लॉ मिनिस्टर की कंटेम्प्ट करोगे, प्राइम मिनिस्टर की कंटेम्प्ट करोगे, प्रेसिडेंट की कंटेम्प्ट करोगे, किसकी कंटेम्प्ट करोगे? ये कंटेम्प्ट का लॉ जो है ये
इसलिए नहीं है कि आप अपनी सत्ता जो है एक निरंकुश सत्ता पूरे देश में विद्यमान कर लें। जिल्लल्लाही। इसकी भी सीमाएं हैं और वो सीमाएं समझ में आ जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और बड़ा काम हुआ। वो बड़ा काम ये हुआ कि जैसे पहले हुआ करता था, यानी ये कॉलेजियम सिस्टम से पहले हुआ करता था कि सरकार लिस्ट भेजती थी और उसके ऊपर कंकरेंस लेती थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और उसके बाद कंकरेंस क्या कंसल्टेशन करती थी अपनी लिस्ट बना के, और उसके बाद फिर आगे प्रेसिडेंट को भेजती थी उसको फाइनल करने के लिए। तो इसको इन्होंने उलट दिया। इन्होंने कहा कि साहब के नेम तो कॉलेजियम प्रपोज करें। अब सरकार ने इस बार जो नाम भेजे हैं उसमें अपनी तरफ से भी नाम प्रपोज करके भेजे कि इनको भी कंसिडर कीजिए। अब मज़ा आएगा, क्योंकि ये खेल जो है, ये जो चल रहा था अभी तक इतना बिल्कुल खेल खुला खेल फरोखाबादी, इसको डायरेक्ट चुनौती दे दी है सेंटर ने, और यह साहस दिखाने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करता हूँ। अब इनको फैसला लेना पड़ेगा कि जो सेंटर ने लिस्ट भेजी है उसका अब क्या करना है, उसके ऊपर भी इनको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। यदि कंसिडरेशन में नहीं लाएंगे तो समस्या हो जाएगी। कंसिडरेशन में ले लिया तो वापस एक मिडिल पाथ इवॉल्व हो सकता है। अब देखते हैं कि कितनी बुद्धिमत्ता और कितना विवेक कॉलेजियम दिखाता है। लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों के लिए पूरा सीन तैयार है, पॉपकॉर्न तैयार रखिए और देखिए मज़ा। जय हिंद, वंदे मातरम। सो एब्सोल्युटली दिस इज़ अ कमेंडेबल स्टेप। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी जुडिशरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, और उसका सुधार, सबसे पहला स्टेप उसके सुधार के लिए ये कॉलेजियम सिस्टम बदलना, ताकि ढंग के लोग तो अपॉइंट हों। हमारे जजेस, ऐसे घटिया जजेस, सुप्रीम कोर्ट का इतना गंदा एटमॉस्फेयर, एंटी नेशनल वोक लोग जो भरे पड़े हैं, ये ही हमारी कब्र खोद रहे हैं। इन्हें दूर करना, इन्हें इररिलेवेंट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है अब, और ये स्टेप लेने के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।